बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और हम दोनों आपकी खिदमत में बराह रास्त हाजिर हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान की एक और फ्रेशली टोस्टेड एपिसोड के साथ, जिसमें बहुत सारी खबरें हैं जिससे आपको आगाह करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से बहुत सारी चीजें बात कर शाहजेब, मेरा ख्याल है एक दिन की जो शुरुआत होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। अगर हम प्रोग्राम का आगाज करें तो आईसीसी के T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की पहली और मोहम्मद रिजवान की दूसरी पोजीशन रही। हम अच्छी खबर से आगाज कर रहे हैं सुबनामा का, और सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि जो रैंकिंग सामने आई है आईसीसी T20 प्लेयर्स की, उसमें जैसे कि मैं बता रही है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की दूसरी पोजीशन है, बाबर आजम की पहली पोजीशन है। साथ में T20 बॉलर्स की रैंकिंग में अगर बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी का पहला नंबर है। साथ में पाकिस्तान के जो शादाब खान है वो 10वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है। साथ में वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की वहां पर भी पहली पोजीशन है और पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी हो चुकी है। ये भी आपको बताएं कि जो आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम है वो यहां पर मौजूद है। साथ में आपको ये बताते चलें कि पहला टेस्ट मैच 4 मार्च यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन टीम के दरमियान। साथ में आपको ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का इजरा कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, कहते हैं पाकिस्तान को इस्लामी उसूलों पर खड़ा कर रहे हैं। कौम से वादा है जितना टैक्स देंगे वो निचले तबके पर लगाएंगे। पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की, आने वाले दिनों में आवाम को मजीद रिलीफ भी देंगे। जैसे कि ये भी कहा ना कि जब तक बजट नहीं आता तक तो ये कीमतें बरकरार तो बिल्कुल रहेंगी। ये भी की जा रही है कि बजट के बाद भी इतना ज्यादा बोझ ना डाला जाए, उसके बाद भी कीमतें या तो बरकरार रहें या कम से कम ही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ बात सियासत की हो जाए तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन फ्रंट फुट पर है जनाब, गहमा गहमी चल रही है, खबरें आपको रोज ताजा दे रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर, मुझे किसी बर्ड ने बताया था शाहजेबी वाली बात के इत्तेहादियों के बगैर ही तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक की इत्तलात हैं। अब किसने बताया ये तो बर्डी का नाम मुझे नहीं पता, ना हम बता सकते हैं, लेकिन जराए के मुताबिक हुकूमत के 25 नाराज अरकान असम्बली की हिमायत पर ऑपोजिशन ने हिकमत अमली तैयार कर लिया। बिल्कुल, जैसा कि ये ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि 25 नाराज अरकान है जिनको हमने मना लिया है और उनको मनाने के बाद जो है वो हिकमत अमली तैयार की जा रही है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दी जाएगी। साथ में आपको ये बताएं कि सियासी मामलात पर हमने तफसीली बात करनी है, जो कि प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। हम अभी बात कर रहे थे शाहजेब और मैं कि औलाद होना ना होना रब ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। जिसके पास है बार बार अल्लाह पाक अता करता है, अल्लाह पाक उन लोगों को औलाद की खुशियां और कामयाबियां देखना नसीब फरमाए। और जिनको अल्लाह पाक ने अता नहीं किया, अल्लाह पाक उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसला करने वाला है। लेकिन हुकूमत पंजाब ने एक बहुत खूबसूरत फैसला लिया है शाहजेब। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा अहम फैसला किया गया है। आपको ये बताते हैं कि पंजाब हुकूमत ने पहली बार सरकारी सतह पर टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलत का फैसला किया है, जो कि पाकिस्तान में पहली बार होने जा रहा है। सूबाई हुकूमत की जानिब से यह सहूलत मुफ्त फराम की जाएगी, कोई पैसे कुछ नहीं लिया जाएगा। साथ में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने एक बयान भी दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि लाहौर के मां बच्चा अस्पताल में पहली बार ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जहां जून से सरकारी सतह पर मज़कूरा सहूलियात दस्तयाब होंगी। और जैसा कि मैं आपको बता रही हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की जो सहूलत है ये मुतारिफ कराई गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर बिल्कुल मुफ्त सहूलत दी जाएगी। बिल्कुल, और इसके अलावा जो बहुत अच्छी खबर इसी हवाले से है वो ये है कि इन लोगों की तमाम जब यह प्रोसेस होगा, बच्चा और जच्चा, उनकी सेहत, उनकी मेडिकल कंडीशन, उनको किस चीज की जरूरत है, क्या बच्चा और मां दोनों सेहतमंद हैं आया नहीं है, इसका भी तमाम जो खर्चा है वो पंजाब हुकूमत उठाएगी। इसका एक पैसा नहीं लिया जाएगा। वो वाली बात है शाहजेब, कितनी फैमिलीज जो है इससे अफेक्ट होती हैं। औरतों को बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्ट टाइम देखना पड़ता है अपने ससुराल में, 1 साल नहीं होता, बच्चा है बच्चा नहीं है, बच्चा है बच्चा नहीं, ये सारी चीजें, ये सारा प्रेशर, अब तक जितने भी प्रोसीजर्स होते रहे जिनको हम जानते रहे उनकी बहुत महंगी कॉस्ट होती है, बहुत महंगी कॉस्ट। और ये वाली अगर वो फैमिलीज जो अफोर्ड नहीं कर सकती और उनको औलाद जैसी नेमत अगर इनके वसीले से अता होती है तो इससे अच्छी और क्या बात हो। साथ में बच्चे की पैदाइश से पहले ज़हनी या जिस्मानी अगर कोई मसाइल हैं तो उसकी तशखीस भी बिल्कुल मुफ्त की जाएगी।
आएगी। साथ में निजी सेक्टर के तहत टेस्ट ट्यूब से पैदाइश की सहूलत पर लाखों रुपए की लागत आती है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन सेंटर्स में ये बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा, पंजाब हुकूमत की जानिब से टोटली ये फंडेड होगा। साथ में इसी पर हम मजीद बात भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासिर साहिबा ने। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत अहम और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सरकारी सतह पर टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलत कब तक मैसर आ सकेगी? ये हमारा नया ब्लॉक जो बन रहा है, जिसको हम फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड बना रहे हैं गंगाराम के साथ 600 बेडेड, इसके अंदर 4 सब स्पेशलिटीज डेवलप कर रहे हैं या सुपर स्पेशलिटीज जिनको कहते हैं, वो डेवलप हो रही हैं। इसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसकी भी सहूलत दी जाएगी, फीटल मेडिसिन, जिसमें पैदाइश से पहले जो मरूसी मर्ज़े हैं उनकी तशख़ीस, उनके टेस्ट और उनका इलाज, वो एक उसमें शामिल है। फिर खुदा न खास्ता खातून को सरतान हो जाए, गायनेकोलॉजिकल कैंसर, तो उसका ट्रीटमेंट उधर होगा। और उसके अलावा यूरो गायनेकोलॉजी, जो एक स्पेसिफिक फील्ड है कि ख़वातीन के अंदर मसाने की कमज़ोरी और पेशाब रिसने की बीमारी वगैरह जो है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट तैयार हो रहा है। तो ये क्योंकि 4 सब स्पेशलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, इनमें से एक सब स्पेशलिटी जो है वो असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए, यानी वो ख़वातीन जो बांझपन जिनमें हो या जो वो कपल जिनके अंदर प्रेगनेंसी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसके अंदर उनकी मुकम्मल तौर पे तशख़ीस भी होगी और फिर उनको हेल्प किया जाएगा ताकि प्रेगनेंसी हो। ये सारी सहूलत जो है उस सेंटर में मौजूद होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बस साथ में जरा रहनुमाई फरमाइएगा, बांझपन के इलाज में कितना रकम पहले लगती थी, कितना खर्चा आता था, जो कि अब मुफ्त किया जाएगा, तो जरा उस पर भी जरा सा रोशनी डालिएगा प्लीज। देखिए जी, जहां तक बांझपन का ताल्लुक है तो डिपेंड करता है, कुछ तो बहुत ही माइल्ड किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हल हो जाते हैं जल्दी, और कुछ ऐसे मसले हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आप कब करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तब किया जाता है जब खुदा न खास्ता किसी खातून की ट्यूब्स जो हैं वो बंद हों, तो फिर उसके लिए कंसीव करना मुश्किल, यानी उसमें हमल होना मुश्किल होता है जब तक वो ट्यूबें खुले ना। बिल्कुल। अब वो ट्यूब खोलने के लिए या तो एक प्रोसीजर ये है कि ऑपरेशन करके बड़ा और उसकी ट्यूबें खोली जाए, और दूसरा ये तरीका है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलत उसे दी जाए कि ये सारा जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सहूलत दी जाए। और ये बताती चली जाऊं कि अगर ये प्राइवेट उस पर होता है तो मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन हर अटेम्प्ट के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए का तकरीबन खर्चा है। लेकिन क्योंकि ये सरकारी सतह के ऊपर ये काम होने लगा है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये सारी सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे मरीजों को मिले जो मरीज आके हमारे पास रजिस्टर होंगे। लेकिन ये बता दूं कि जब आप कहते हैं ना असिस्टेड रिप्रोडक्शन, उसका ये मतलब है कि और बहुत सारे मसले भी हैं जो टेस्ट ट्यूब से पहले भी हल हो सकते हैं उस खातून के लिए, ताकि उसको कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर ये भी बताएगा कि बच्चों में खास तौर पर जिस्मानी या ज़हनी मसाइल जो हैं उसकी तशखीस के लिए भी कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं खास तौर पर? देखिए, इससे पहले आपको पता है कि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा था, जो कि अब कन्वर्ट हो गया है इनटू थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंस्टीट्यूट। वजह यह है कि सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं एक मौरूसी मर्ज जिससे हमारे बच्चों में मसले मसाइल होते हैं, और बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मौरूसी मर्जें हैं जिनकी तशखीस करना टाइम से, और फिर हो सके तो उनका इलाज करना, या फिर कम से कम पेरेंट्स के पास चॉइस ज़रूर हो, आए वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। ये सहूलत पिछले मेरा ख्याल 2009 में ये हमने सहूलत इस्टेब्लिश की थी, और शुरू ये किंग एडवर्ड से हुई, लेकिन फिर ये सारा प्रोजेक्ट जो था ये फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी को 2012 में मिल गया, और उसके बाद वहीं उसकी डेवलपमेंट हुई है। और ये पहला मोलिकुलर बायोलॉजी लैब है जो प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हुआ है एक सरकारी सतह के हॉस्पिटल के अंदर।
अब ये फ्री टेस्ट लेते हैं। सब जितने भी हमारे थैलेसीमिया के पेरेंट्स हैं, अगर वो कंसीव करें तो पैदाइश से पहले तशखीस का टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ ये सहूलत दी जा रही है। इसी तरह से हम इंशाल्लाह बाकी जो मौरूसी मर्ज़े हैं उनके लिए बाकायदा ये सारी सहूलत जो है वो भी देंगे। और आज भी इसके ऊपर हमारी एक टास्क फोर्स बनी है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो सारे ऐसे अदारे हैं जो ये उन बीमारियों के साथ या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके एक पूरी बाकायदा जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मिनिस्ट्री भी रजिस्ट्री भी बन रही है। यानी रजिस्ट्री बनाएंगे देखने के लिए कि कॉमनेस्ट डिसऑर्डर्स कौन से हैं और फिर इंश्योर करेंगे कि उनकी सहूलत जो है वो सरकारी सतह के ऊपर पैदाइश से पहले तशखीस की जरूर मौजूद हो। डॉक्टर, एक सवाल जहन में आ रहा था जब आप हैं ही मौजूद, तो ये तमाम सहूलियात जिसके आप बारे में आप बता रही हैं और हमें गाइड भी करती जा रही हैं और सुनने वाले भी आई एम श्योर बहुत सीख रहे हैं, क्या ये कौमी सहूलत कार्ड पे के थ्रू भी इससे फैसिलिटेट हो सकेंगे या उससे उनका फायदा उठा सकेंगे या इसका कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है? जरा ये भी बता दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। कुछ है ऐसी, फॉर एग्जांपल जिस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो जब किए जाएंगे यूरो गायनाकोलॉजी के अंदर वो आ जाएंगे सेहत कार्ड के ऊपर, या जिस तरह कैंसर की जो कीमोथेरेपी है या ऑपरेशन है वो भी कार्ड के अंदर आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कार्ड के अंदर आ जाएंगे और जो नहीं होंगे उसको इंशाल्लाह पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर सरकार सपोर्ट करेगी। ठीक है डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया और जिस तरीके से आप बता रही हैं। और माया, हम भी देख रहे हैं कि पहले हमने देखा कि कौमी सेहत कार्ड जिसका इजरा किया गया और वो इस वक्त मौजूद है, सब उसकी सहूलत भी मौजूद है। साथ में जो एक फ्री कैंसर अस्पताल भी बनाया गया है, वहां पर कैंसर का फ्री जो इलाज है वो हो रहा है पेशेंट्स का। और साथ में अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलत भी मैसर आना, ये 3 ऐसे काम है जो महकमा सेहत ने इस वक्त रिसेंटली किए हैं और उम्मीद करते हैं आगे के आगे भी लोगों की सेहत के लिए खासतौर पर बहुत काम किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो हेल्थ इश्यूज हैं लोगों के वो बहुत परेशानी का बायस बनते हैं, बहुत खर्चा होता है। तो डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा इस पर हमें बता रही थी तफसीलन कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, कब से इसका आगाज हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब हमने कुछ महंगाई से लिंक किया एक चीज को। महंगाई से बिल्कुल लिंक किया है क्योंकि वो वाली बात है कि जब पेट्रोल कीमतें बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना कनेक्शन हो जाता है कि मतलब अगर आप खाना खाएंगे तो हजम भी होना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से अगर महंगाई बढ़ेगी, अगर फ्यूल के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमें फौरन इस बात का एक इमेज आ जाता है, इक्वल टू होता है कि जनाब महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हम ये देख रहे हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तब तो कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अभी रिसेंटली पेट्रोल कम हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बाकायदा ऐलान किया पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, 10 रुपए तकरीबन कम कर दी और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बिजली भी सस्ती कर दी गई। उसके बावजूद जो असर है, जो अशिया जरूरिया है उसके ऊपर कुछ नहीं आया, वो तो मजीद महंगी हो रही है। चाहे हम टमाटर की बात करें, मुर्गी की बात करें, तो फिर जब हम देखते हैं कि पेट्रोल महंगा किया जाता है तब तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब सस्ता किया जा रहा है तो चीजों की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? भाई आप ये भी तो देखिए ना, अवाम ने बोला, अवाम ने शोर मचाया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर दिए नीचे। उन्होंने कहा कि इसके प्राइस ज्यादा हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर दिए नीचे। लेकिन जो अवाम, जिस लेवल पर अवाम सफर करती है वो अवाम जाकर पर किससे? अब सवाल ये कि क्या वजह है कि पेट्रोल सस्ता होने के असरात मुरत्तब नहीं हो रहे किसी भी चीज पर। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, हम समझना चाह रहे हैं, जब हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ती हैं खासतौर पर पेट्रोल की तो हर चीज महंगी हो जाती है, लेकिन जब कीमतें कम हो रही हैं तो चीजें सस्ती नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? देखें, पहली बात तो ये कि पेट्रोल की कीमत अभी एक रात पहले कम हुई है, आज 3 तारीख है, तो थोड़ा सा तो आपको टाइम लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह सब पेट्रोल के साथ ये चीजें नीचे कर दें। दूसरा ये कि बहुत सारी चीजें, बल्कि 95% चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक जो है प्राइस का उनकी अपनी डिमांड प्राइस होता है। अभी आपने एक टमाटर का जिक्र किया, आज से 1.5 महीना पहले वो 20-25 रुपए किलो था और वो अब बढ़कर 150 से भी ऊपर चला गया हुआ है एक महीने के अंदर अंदर। क्योंकि हम वजारत खजाना में बैठते हैं, हम हर हफ्ते देखते हैं कि कीमतें किस चीज की क्यों ऊपर जा रही है। तो हमें बताया गया कि ठट्टा और बदीन में जो है टमाटर की फसल जो है पूरी खराब हो गई।
वहाँ पे पता नहीं कुछ मौसमी तब्दीलियां आई जिसकी वजह से जो है एक गैप पड़ गया। पंजाब में जो है 15 मार्च तक जो है फसल आएगी, जिसके बाद ये कीमतें नीचे आ जाएगी। और आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ एक टमाटर की कीमत, क्योंकि आधा फीसद यानी कि अगर हम 100 रुपए खर्च करते हैं तो 8 आने जो है हमारे बजट का टमाटर पे जाता है, उसकी कीमतें 300%, क्योंकि 20-25 रुपए से बढ़ के 100 रुपए के ऊपर चली गई। तो उससे महंगाई की शरह 1.2% बढ़ गई। यानी कि जिसने 100 रुपए खर्च करने थे पहले, अब वो उसको 102 रुपए खर्च करने पड़ गया। तो कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं, क्या कहना चाह रहा था मैं आपको, कि वो अपनी डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल होती है। अभी दूसरी तरफ आलू की फसल बहुत अच्छी है, प्याज बहुत अच्छी है, दाल बहुत अच्छी है, तो वो 2018 से भी उसकी कीमतें नीचे है। तो मुज़म्मिल साहब, बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई का ये मामला होता है, लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है तो एक दिन भी नहीं गुजरता, उसी शाम दुकानदार चीजें महंगी कर देते हैं। तो फिर असरात, चले हम अगर ये सोच भी लें कि इसके असरात थोड़ा वक्त लगेगा आने में, लेकिन आप ये समझते हैं कि दुकानदार जो हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो कीमतें कम करेंगे या प्रॉब्लम कहीं और पर है? देखिए, बात ये कि अब जो है ना पूरी दुनिया में एक सिस्टम चेंज हो चुका है। अब ये दुकानदार मोनोपोली और इकोनॉमिक्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई है। अब हमारे घर की औरतें भी, यंग जनरेशन भी, वो जो है कीमतों को ऑनलाइन भी चेक कर देते हैं। अभी जितने ऑनलाइन दुकानदार बनते हैं, अवेयरनेस आ गई है। हाँ, तो उससे जो है वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो जाएगी और मार्केट में जो है कंपटीशन आ जाएगा। अभी एक चीज का हम काम कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जो है ना उसकी एक्सेस को कम से कम, मतलब बीच में जो आपने दुकानदार वर्ड यूज किया ना, वो बड़ा जिसे कहते हैं कि डिस्टॉर्शनरी है। वो 30-40% जो है, जो होलसेल से रेट लेकर आता है उससे ऊपर चार्ज करता है, और एक दफा रेट बढ़ा देता है तो नीचे करता है, नीचे नहीं करता। मतलब सब यही सवाल जहन में आ रहा था कि अब तो रमजान आ रहे हैं आगे। हाँ, इसमें जो है आप लोगों का बड़ा रोल होगा। और आप लोग कभी कभार जो है कोई चीज जो है, जो सब्जी मंडी वगैरह में या आम दुकानों में चीजें मिल रही हो और उसका ऑनलाइन का कभी कोई रेट ऐसे दिखाना शुरू कर दे, तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी कि हाँ ये भी तरीका है करने का। लेकिन ये बहुत तेजी से फैल रहा है खुद भी। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दुकानदार मोनोपोली इकोनॉमिक्स जो है खत्म हो जाएगी। और पहले जमाने में आपको याद होगा कि अभी भी बल्कि होता है कि वो डीसी जाके जो है वो एक रेट लिस्ट लगा देता था और चौधरी बनता था कि तुमने रेट नीचे बेचना वरना तो मैं जुर्माना कर दूंगा। अब वो भी दुकानदारों के साथ मिल जाता है, उनसे पैसे पकड़ लेता है सुबह सुबह और जाके जो है फिर पब्लिक की गर्दन काटते हैं। तो अब इसके तरीके कुछ मॉडर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आप किस के ईमान को चेक करवाएंगे जाके। मैं आपकी बात से ये समझूं मुज़म्मिल साहब कि अगर इस तरह रमजान भी अब आने वाले हैं आगे, आपने कहा कि जो दुकानदार है ये 40-40% तक जो है मुनाफा अगर लेता है, तो जो आम इंसान है, आप समझते हैं कि इस तरीके से अब अवेयरनेस बढ़ रही है, उसको अब उसके जरिए से फायदा होगा कि भाई, क्योंकि अब क्या करें, दूध दही वगैरह कैसे, हम भी तो बेसिक्स हैं, कैसे रहेंगे उनके बगैर। लेकिन अगर वो इस तरह करेंगे तो जी, दूध तो उसकी एक कमोडिटी की एक फिक्स प्राइस होती है, फिर वो एकदम बढ़ाते हैं। दुकान वेरी नहीं करता, ठीक है ना। अब ये रमजान को देखे मद्देनजर रखते हुए जो है वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमतों को नीचे इसीलिए किया कि आगे रमजान का महीना आना है और जो है लोगों को पता हो कि रमजान के महीने में पेट्रोल और बिजली उनकी महंगी नहीं होती, ठीक है। और इससे बहरहाल चीजें जो है बाकी देखें, अभी इस वक्त अच्छी खबर क्या है कि हमारे मुल्क में चीनी जो है, जो रमजान में इस्तेमाल होती है बहुत ज्यादा, वो 100 रुपए से नीचे आ गई, रुल रही है सर, ठीक है ना। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जो रमजान में लोगों को जो दिल में दर्द होता है बार बार, वो ये कि जो खाने का तेल है वो 3 गुना बढ़ गया बहुत। और वो जो है आलमी मार्केट में जिस तरह पेट्रोल का मसला है उस तरह उसका भी मसला चल रहा है। तो कुछ चीजों में हम बेबस हैं। अब पेट्रोल में तो हमने हिम्मत कर ली और उसमें भी अब $100 से नीचे था जब ये हिम्मत की, अभी सुबह हम देख रहे हैं $118 हो गया। अब हुकूमत के लिए भी ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है कि ये जो अगर प्रेशर भी तो बिल्ड होगा, बढ़ती रहेगी तो ये फिर इतने मजीद पैसे कहाँ से लाएं, तो बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। लेकिन ये कि अच्छी चीज ये कि हमारे अब टैक्स महसूलात बहुत अच्छी होना शुरू हो गई है, कुछ हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा। यही कहा जाता है ना कि जब हम लोग यहाँ से बैठ के मगरिब की तारीफें करते हैं कि देखें वहाँ की हुकूमत को इलाज कराती है, तालीम देती है, वहाँ पे उनकी टैक्स की शरह जो है 40-50% है, हमारी टैक्स की शरह 10% भी नहीं है। अभी सिर्फ 1% बढ़ी है, 9 से 10% हुई है। तो आज वजीर आजम इस पोजीशन में आए कि उन्होंने पेट्रोल का रिलीफ दे दिया।
अगर एक तरफ हम टैक्स दें और क्योंकि मसला ये भी रहा है ना, माजी में लोग टैक्स देते थे, लोग कहते थे ये हुक्मरान खा जाते हैं, चोरी कर जाते हैं, अपनी चीजें करते। तो ये ट्रस्ट अभी इमरान खान बिल्ड कर रहे हैं कि इधर आप टैक्स दें और मैं आप पे री इन्वेस्ट करूं। तो वो उन्होंने एक मुजाहरा किया है जो कि होना चाहिए था और जिस पर जो है ट्रस्ट जो है वो हिल गया था आवाम का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ मुज़म्मिल असलम साहब, तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें, आपने कम से कम वही वाली बात की कि हम बेबस हैं, कुछ जगहों पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम लेकिन दुआ कर सकते हैं और यही वाली बात है। लेकिन साथ में ये कि जिस तरह से मॉडर्न तरीके का वो जिक्र कर रहे हैं कि हम अब दुकानदारी का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा आने वाले वक्त में, लेकिन इसमें भी अभी वक्त लगेगा। अभी बहुत से लोग हैं जो दुकानदारों से ही चीजें खरीदेंगे, तो हमें उनकी प्राइस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे, बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करनी बाकी है। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपके साथ में हम हैं माया खान और शाहजेब अहमद, और हम आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमने प्रोग्राम में शामिल करने हैं और आपको बहुत सारी खबरें भी देनी है, आपकी मुलाकातें भी करवानी है कुछ बड़े टैलेंटेड बच्चों से भी। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे आम इशूज़ हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हम सब देख रहे हैं कराची के हालात में कि लूट मार से शहरी परेशान हैं और परेशानी अब इतनी बढ़ती जा रही है कि हर शहरी के लिए वो अजियत बनती जा रही है। बदअमनी हो, डाकू राज हो, डकैतियां हो, इससे मुसलसल इजाफा हो रहा है। माया, जिस तरह आपको कल याद है, हम कल ही बात कर रहे थे, आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने कहा कि भाई हर आदमी परेशान है। ऑब्वियसली अगर कराची हब है, कराची कमाकर देता है, तो कराची की जो ऑब्वियसली जो हमारा जितना भी कमर्शियल का काम है, बेसिकली हमारा तो ताजिर बरादरी है, वो पूरे मुल्क को जो है वो कमा कर देता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम अपने ही शहर में, जहां से हमें कमाना भी है, अपनों को खिलाना भी है, इस मुल्क के लिए भी कोई काम करना है, जहां हम खुद को महफूज नहीं से फील करेंगे, वहां पर ताजिर बरादरी क्या करेंगे? इसलिए ताजिर बरादरी बहुत परेशान है और परेशानी की वजह से वो सड़कों पर निकला है। सड़कों पर निकलने के बाद आपको बताएं कि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने 8 मार्च को वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है। इस धरने के साथ साथ आपको यह भी बताएं कि मुख्तलिफ मार्केट से जो एहतजाजी रैलियां हैं वो निकाली जाएंगी और वज़ीर आला हाउस पहुंचकर धरना दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ इसी मामले पे हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक अमीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वाकई में हम समझ सकते हैं ताजिर बरादरी का जो एहतजाज है या एतराज है वो वाजिब है। जिस शहर में हम अपने आप को महफूज नहीं समझते, वहां पर हम अपनी जान को देखें या अपने माल की हिफाजत करें। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स और लूट मार से शहरी कितने परेशान है? जी सर बताइए। देखिए, आप फर्क देख सकते हैं कि 2013 से कबल जब पूरा शहर बदअमनी की आग में जल रहा था, तिजारत का बड़ा बुरा हाल था, फिर 2013 में रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए जिसमें 90 रोजा तहवील में रखने का भी इख्तियार था कि मुजरिम को 3 माह तक यानी 90 डेज कस्टडी रेंजर्स को हासिल थी। पुलिस रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया। अब पूरी तरह पुलिस और रेंजर्स मुतहर्रिक थी। आपने देखा 2013 के बाद अल्लाह पाक ने इस शहर को फिर अमन की दौलत से माला माल किया। यहाँ तिजारती सरगर्मियां फिर बहाल हो गई, लेकिन फिर वो अख्तियारात वापस ले लिए गए जो इदारों को दिए गए थे। पुलिस प्रोटोकॉल ड्यूटीज पे लग गई और इस शहर में कभी भी ये ना समझा जाए कि जुर्म खत्म हो गया या मुजरिम इस शहर से कुछ कर गए। जहाँ मुजरिम इंतजार में रहता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं और मसरूफ हो जाएं या उनके इख्तियारात खत्म हो जाएं। ये हुकूमत की गलती थी। इसके बाद आज मैं देख रहा हूँ कि ये जुराइम पेशा लोग ही नहीं है, ये दहशतगर्द लोग हैं। वो लोगों को घरों के दरवाजे पर कत्ल कर रहे हैं, किस तरह मार्केटों में दरदरा रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि अगर बीमार होगा गया 2013 से कबल के हालात में कराची में वापस चला जाए। यही सबब है
कि हम बार मीर साहब यही हम देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां जाया हो रही हैं, लोग इसी से परेशान हो, महसूस करना चाहते हैं अपने घर से निकलते हुए। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरीके से आप लोग एहतजाजी रैलियां निकाल रहे हैं मुख्तलिफ बाजारों से और साथ में धरना भी दिया जा रहा है, जो आप लोग का प्लान है, जरा मुझे बताइएगा इसमें कितनी बड़ी तादाद शामिल होगी लोगों की? देखिए, पूरा शहर परेशान है। जो लोग आ सकेंगे, हमने पूरे शहर के ताजिरों को दावत दिया है, दीगर स्टेक होल्डर्स को भी हमारी दावत है कि जो लोग अपने बच्चों की हिफाजत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इंतजामी मामला, सिक्योरिटी के मामला हुकूमत 2013 की सतह पे बेहतर कर दे और हमारे बच्चों की, हमारी घराने की जान और माल महफूज हो जाए, हमारा कारोबार बच जाए, इस शहर की खुशहाली बच जाए, इसकी माशरती जो इस वक्त रौनकें हैं बहाल ही रहे, तो फिर उनको सड़क पे आना पड़ेगा या फिर हुकूमत अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और हमारी बात उस तक पहुंचे आपके चैनल से, तो रेंजर्स के इख्तियारात बहाल करे, पुलिस रेंजर्स ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जाए, तो सियासी तौर से आजाद किया जाए। साहब, आप लोगों की कोई बात हुई है हुकूमती नुमाइंदों से? हमारी आपके मीडिया के जरिए ही आप बात पहुंचती है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हुकूमत तक ये बात यकीनन पहुंचती होगी कि जिस तरह हाल ही में एक जवान, एक बेटी का सुहाग जुड़ गया, घर के दरवाजे पे उसके चोर में कत्ल कर दिया गया, किसी हुकूमती एहलकार ने अफसोस तक नहीं किया उनसे, तो इसका अंदाजा कर सकते हैं कि ऊपर की सतह पे बेहिसी का क्या आलम है। हम यही चाहते हैं कि किस तरह हुक्मरान जाग जाएं, किस तरह इदारों को फाल करें, इसलिए कि जलते हुए शोरों में जिस तरह फूल नहीं खिल सकता, इसी तरह बदअमनी में कारोबार नहीं हो सकता, जिंदगी नहीं चल सकती। तो अतीक मीर साहब, जिस तरीके से आप लोगों ने अब एहतजाज का ऐलान किया है, धरने का ऐलान है, 8 मार्च कुछ दूर नहीं है, चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, आपने जरा मुझसे ये शेयर कीजिएगा प्लीज कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे राब्ता किया इस ऐलान के बाद या कोई बात करने की कोशिश की कि आप लोगों की कोई बातचीत हो सके, इस मामले को हल किया जाए, इसके लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए? देखिए, कल हम मुंतज़िर रहे कि कोई जिम्मेदार हमसे राब्ता करेगा, इसलिए कि हमें शौक नहीं है कि मजीद सड़कों को हम ब्लॉक करें, हम कोई इस तरह के हालात पैदा करें जो ताजिरों का शेवा नहीं है। आज भी ये ऐलान कर दें कि हमने इदारों को इख्तियारात बहाल कर दिए हैं, रेंजर्स को 90 डेज कस्टडी दे दी है, पुलिस को टास्क दे दिए हैं, कुछ को नजर भी आए तो हम एहतजाज वापस लेने को तैयार हैं। हमें कतन शौक नहीं कि हम चारों तरफ आप देखें लोग उठ खड़े हुए हैं और हमें हमारी बात बहुत सारे लोग धरने देने के लिए तैयार हैं। पूरा शहर इस वक्त बदअमनी का जो शिकार है और ये जो सूरत हाल खराब होगी, इस शहर में इंतजामी मामला, ट्रैफिक के मामला खराब होंगे। अब हुकूमत तक आपके चैनल से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि सिर्फ वो हमारी एक छोटी सी बात मान लें, हमें अमन चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें कारोबारी माहौल चाहिए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इस अज़्म के साथ हैं कि कराची में अमन हो, हर बंदा, हर शख्स, हर इंसान इस शहर में, इस मुल्क में अपने आप को महफूज समझे, चाहे वो अपनी पढ़ाई के लिए निकले, अपने रिस्क के लिए निकले, किसी के इलाज के लिए निकले, लेकिन वो हिफ्ज़ो अमान में रहे और अपने आप को इस समझे कि ये शहर, ये मुल्क मेरा है और यहाँ पर मैं बेखौफ जो है चल सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 8 मार्च तक देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं और क्या जो है वो इसमें इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। बिल्कुल, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर कुछ अल्फाज अदा मैं करना चाहता हूँ जो अल्फाज मेरे नहीं है, एक इश्क रसूल से सरशार बच्ची नन्ही नात ख्वां के हैं और वो कुछ यूं है कि मैं अपनी नन्ही ज़बान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करूं, जहां भी जाऊं मैं प्यारे नबी की नात पढ़ूं। तो वो बच्ची जिनसे हमारी भी ख्वाहिश है मुलाकात करने की और आप सब भी चाहेंगे उनसे मुलाकात करने का ख्वाहिश रखते होंगे। आयत की कई नातें बच्चों में और बड़ों में बहुत मकबूल हैं, बहुत मशहूर हैं। साथ में हम ये चाहते हैं कि हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, हमारे साथ आज मौजूद हैं आयत आरिफ। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही हैं, आज सुबह सुबह उठने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। फ्रेश आई हैं, नाश्ता करके आई हैं?
नहीं नाशा नहीं करके। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह नात ख्वां हैं, तो ये कब से पढ़ती आ रही हैं? आपकी उम्र है क्या अभी? मैं अभी 6 years old होने वाली हूँ। अभी होने वाली हूँ। अच्छा, और मैंने 3 years से पढ़ना शुरू किया। कब से पढ़ना शुरू किया? 3 years। 3 years से पढ़ना तो शुरू आप किया 3 है। साल से पढ़ रही हैं। माशाल्लाह, अच्छा, आपके पास जैसा टॉप पहनी हुई है ना, आप सेम टॉप मेरे पास ऐसा है। मुझे पता होता आप ये पहन के आ रही तो मैंने भी सेम पहन के आना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आयत पढ़ लेंगे। नाम बड़ा प्यारा है आपको, किसने रखा आपका ये नाम? मेरी मम्मा ने। अम्मा ने रखा? अब्बा का कोई हाथ नहीं था नाम रखने में? है? अच्छा, लोग बड़े भाई आपकी तारीफें सुनिए, मेरी टीम आपकी बड़ी तारीफें कर रही थी, बता रही थी कि बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत क्यूट पढ़ती है। एक आपसे रिक्वेस्ट करूं, आप नात पढ़ेंगी हमारे लिए? Yes. अच्छा, ये सर पे ढक लेंगी मेरी जान? जब आका का नाम लेते हैं ना तो सर को जरूर ढकते हैं। सर पे रख लीजिए, अगर आपके पास स्कार्फ नहीं है तो इसको ढक के आप हम सबको सुनाना चाहेंगी? कोई आका की शान में कुछ पढ़ेंगी कि नबी कोई थोड़ी सी नात हमें सुना देंगी? तो मैं आपको ताजदार हरम से चल, जीती रही ये उड़ उड़ जाएगा तो आप पकड़ लो, इजी हो जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बगैर कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप इजी होके सुनाओ। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, सुभान अल्लाह। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। ओए होए होए होए, माशाल्लाह। ये आवाज सुनकर तो वाकई मेरे ख्याल में सब लोग एक सहर में मुब्तला हो जाते होंगे। इतनी नन्ही, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी। आयत तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये नात सुनकर। तो मैं तो आपसे बहुत सारी बातें आज करना चाहता हूँ। नात आपने सुना दी है, लेकिन मुझे ये भी बताएं, एक होता है ना कि आपकी एक फेवरेट नात होती है, कि आपको नात बहुत पसंद होती है, तो मामा बाबा को कौन सी आपकी नात सबसे ज्यादा पसंद है? मेरे माँ बाबा को तो मेरी सब नाते पसंद है। तो वैसे होता है ना कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके कजन्स होंगे, फैमिली होगी, वो आपसे एक नात बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि हमें ये वाली नात जो है ना आप आयत जरूर सुनाया करें, या अक्सर सुनते होंगे। वो कौन सी नात है? सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी? चलो आसान कर दो, शाहजेब भाई का सवाल आसान कर देती हूँ। सबसे पहली नात कौन सी पढ़ी थी आयत में? रमजान आया। हाँ, रमजान तो आने वाला है, तो क्यों ना हम सुन लें रमजान आया तुमसे। सुना दोगी थोड़ा सा, इतना सा? ठीक है। रमजान आया है, नेमत भी लाया है, नेमत के साथ सारी बरकत। कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। रमजान आया है, वो थोड़ा बहुत पुराना हो गया ना, भूल जाता था। रमजान थोड़ा लेट, दोबारा रमजान आएगा तो फिर रिमाइंड हो जाएगा, फिर याद आ जाएगा क्या पढ़ना था। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अच्छा, सरेला मका। अच्छा, सरेला मका भी सुना है, बहुत अच्छा पढ़ती हैं ये। अभी गुजरी है ना, शब मेराज गुजरी है, तो आपने पढ़ी थी सरेला मका? पढ़ी थी? अरे हमने तो सुनी नहीं आयत की आवाज में सरेला मका। ऐसे कैसे हो सकता है? आयत और हमसे सुने नहीं है। शाहजेब क्या ख्याल है? सुन लें आपसे, याद है थोड़ा सा? चलो। सरेला मका से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, सरेला मका
रुके कोई बात से नहीं। तलब हुई शाबाश। सुए मुंतहा वो चले नबी सारे नाम से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सारे नाम से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलागल्लुला भी कमाल ही सुभान अल्लाह। कशफत दुजा बिजमाल ही हसना जमी उखसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। आप तो इतना प्यारा पढ़ती हैं। लाइन टिश्यू दे दो मुझे, आप ऐसी परेशान हो रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने इतनी प्यारी प्यारी हमें नाते सुनाई हैं, तो ये आपकी आवाज भी इतनी खूबसूरत है, तो आप कोई प्रैक्टिस भी करती हैं रोजाना, या बस आपको जब आपका दिल करता है आप नात पढ़ती रहती हैं? ऐसी आपको याद भी हो जाए, क्योंकि याद करना मुश्किल होता है नात को, ऐसा है या आसान होता है? नहीं, याद करना आसान होता है। आसान होता है। सुनती भी आप घर पे ऐसी बैठ के नाते सुनती रहती हैं? हाँ किसको देखकर शौक हुआ आयत को कि नात पढ़नी चाहिए मुझे? नात, अच्छा नात में ही आना है या कुछ और भी प्लान है आगे करना है, या नातें ही पढ़नी है? क्या चूज किया, क्या सोचा आयत में ये करूंगी? मैं एक्टिंग भी करती हूँ, नाच भी करती हूँ, अरे वाह, सॉन्ग्स भी करती हूँ। सॉन्ग्स भी करती हैं। अच्छा किसको देख के शौक हुआ? मैं तो छोटी थी, मुझे किसी को देख के शौक थोड़ी हुआ था। नहीं हुआ था, हमें तो आपको देखकर शौक हो ये गया। अपनी खुद से इंस्पिरेशन है वो। मेरी मम्मा ने कहा था, हाँ। मेरी मम्मा कहती हैं कि कहती ना हैं। कि जब भी मैं कोई सॉन्ग या पोयम सुनती थी हाँ। तो सुनती रहती थी, थोड़ी देर बाद मैं हाँ। गाने लग जाती थी। अच्छा लौने लग जाती थी, इतना ज्यादा जोर दे दिया थी पर। तो गाने कौन से पसंद है? किसका गाना बहुत अच्छा लगता है? सबके गाने सब इतना अच्छा गाते हैं, सबके गाने पसंद है। हैं, अच्छा जबरदस्त। अच्छा आयत, अगर आपसे मैं, आपके जैसे और भी हम उम्र आपके लोग देख रहे होंगे आपको, और वो आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे कि सीखेंगे, भाई आयत देखो इतनी छोटी सी है और इतना कुछ कर रही है, तो उनको क्या बताओगी कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि ना सबसे पहले स्टडी है, स्टडी, यस, नंबर 1। और जो आपको साथ करना है ना वो स्टडी के साथ करें। डन। और दूसरी बात मेरी कि मम्मा पापा की कहना माने और सब बड़ों को रिस्पेक्ट करें, और बस जैसे कि मैं करती हूँ ना एक्टिंग, सॉन्ग्स, वैसे साथ साथ स्टडी के कुछ चलिए, करें। और सबको बोल दो हम माया बाजी और शाहजेब भाई का शो भी देखें, है ना? बोल दो सुबह सवेरे पाकिस्तान, ये वाला शो जरूर देखें। ये वाला शो जरूर देखें। हाय, थैंक यू सो मच, आप आई, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, इतनी प्यारी प्यारी आपने बातें भी सुनाई हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप दोबारा में कभी ज्वाइन करेंगी, फिर हम तफसील से बात करेंगे, आराम से बहुत सारी बातें करेंगे। आयत आरिफ हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज में नात भी सुनाई। गॉड ब्लेस यू। लेकिन यहाँ पर टाइम की थोड़ी शॉर्टेज, हमें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के वापस आते हैं, बहुत सारी बातें और प्लीज डू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और अब हम चलते हैं क्रिकेट के मैदान में, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज की जो ट्रॉफी है उसकी रनुमाई हो चुकी है। साथ में सीरीज रिची बिनो कादर के नाम से मंसूब की गई है। कौमी कप्तान बाबर आजम का मुकाबले टफ होने का यकीन है, जबकि पैट कमिंस भी पहली बिनो कादर ट्रॉफी की जीत के लिए पुरुमीद है। साथ हम देख रहे हैं कि दोनों टीम्स ने जो है वो भरपूर प्रैक्टिस की है, और जैसे कि यही कहा जा रहा है कि बड़ा टफ मैच होने वाला है, बड़ी टफ सीरीज होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने स्टेडियम का दौरा भी किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से शुरू होगा। इंशाल्लाह 100% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत है, तो जरूर जाना है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को पाकिस्तान में लजीज बारबेक्यू से लुत्फअंदोज होकर उनको मजा आ गया। बिल्कुल, उनको मजा आ गया बारबेक्यू खा के। उन्होंने स्टेडियम वहां पे जब होटल में थे तो वहां पर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई जब वो बारबेक्यू खा रहे थे, और साथ में ये मुख्तसर
वीडियो बनाकर शेयर भी की और उससे बहुत लुत्फानंदोज हुए, तारीफ भी कर रहे थे हमारे बारबेक्यू की। बारबेक्यू बहुत मजेदार है, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट के मामलात हैं, इस वक्त सीरीज का आगाज हो रहा है, बहुत सारे सवालात हैं जो करने हैं, इसीलिए हमें ज्वाइन किया है सुबह सवेरे पाकिस्तान में सीनियर क्रिकेट सोहेब अलवी साहब। सोहेब अलवी साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सोहेब भाई, सबसे पहले तो बताइएगा, विकेट सामने आ चुकी है, साथ में अब सीरीज का आगाज होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल होने जा रही है टेस्ट सीरीज खासतौर पर, क्योंकि अभी हम एक फॉर्मेट से निकले, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स T20 के, उसके बाद अचानक टेस्ट के फॉर्मेट में जाना, कितनी मुश्किलात आने वाली हैं? देखिए, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होता है ये व्हाइट बॉल क्रिकेट से इनटू रेड बॉल क्रिकेट, और वो भी 2020 क्रिकेट से इनटू अ मैच जहाँ 90 ओवर्स पर डे होते हैं और आपको 6 घंटे बाद बड़ी सख्त गर्मी में अपना स्टेमिना और स्किल दिखाना होता है। दूसरी बात ये है कि देखें, ऑस्ट्रेलियंस को हम नॉर्मली ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस आए तो बस हम हावी हो जाएंगे, या ब्रिटिश या इंग्लिश आए या न्यूजीलैंडर्स आए तो हम अपनी स्पिन से मार देंगे। याद रहे 1998 में जब उन्होंने आखिरी दफा दौरा किया था तो वो एक इनिंग से हमें हरा के गए थे इसी ग्राउंड पे पिंडी में, और वहां पे सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद ने जो विकेट ली थी उसकी डबल खाली उनके स्टुअर्ट मगिल ने दी थी, जबकि शेन वॉर्न नहीं आए थे उस टूर के ऊपर। तो इट्स अ वेरी टफ एडजस्टमेंट, सिर्फ ना सिर्फ आप व्हाइट बॉल टू रेड बॉल, ना सिर्फ 3.5 घंटे का गेम वर्सेस 30 आवर्स ऑफ मैच एंड 6 आवर्स अ डे, समटाइम्स 6.5 घंटे हो जाते हैं 90 ओवर पूरे करने के लिए। और दूसरी बात ये तो ऑस्ट्रेलियंस बड़े टफ हैं, ठीक है, हमने इनको 1998 किया बड़ा चैलेंज, लेकिन 1998 में they came here and they beat us। तो सोहेब साहब, क्या आप समझते हैं कि हमें 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए? आपने कहा बड़ा टफ है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिच। जो अभी तक पिच के बारे में मैंने देखा है और जो उसके बारे में सुन रहा हूँ, इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्लैट पिच। आई थिंक पाकिस्तान भी ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, नोइंग कि ऑस्ट्रेलिया के पास सारी वैरायटी है। फास्ट बॉलर्स उनके पास ही हैं अच्छे, स्टार्क है, हेजलवुड एंड कमिंस। अब ये देखना है कि वो 3 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं, नेथन लाइन के साथ वो स्वेप्सन को खिलाते हैं या एगर को खिलाते हैं, या वो अपने जो स्पिनर्स हैं, जो बल्लेबाज हैं उनके, स्मिथ और लेबुशेन, उनसे अगर वो पार्ट टाइम स्पिन करवाते हैं। पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड देखिए अपनी स्ट्रेंथ पे जाना, अगर आपके पास 3 बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स, आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाइए। लेकिन जब आपका एक फॉर्मूला वर्क कर चुका है कि वो स्पिन के ऊपर रिलेटिवली वो वीक है रिलेटिवली, तो फिर मेरे ख्याल में आपको स्पिनर चाहिए और 2 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं आप। तो सर, आप समझते हैं ओपनिंग में किसकी जगह आप बनते देख रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की या शान मसूद की? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आप नीचे अपना मिड स्ट्रेंथन करना चाहते हैं टॉप ऑर्डर, बिकॉज शान मसूद कम्स इन, सो अजहर अली इज आल्सो पोटेंशियल ओपनर। ठीक है, उन्होंने ओपन नहीं किया बड़े अरसे से, बट अगर आप अजहर अली से ओपन कराते हैं तो आप नीचे साउथ शकील ला सकते हैं या एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू ओपन, डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद का आपस में ही बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। इमामुल हक इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आई थिंक शान मसूद, क्योंकि उनका फर्स्ट क्लास फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, सो प्रोबब्ली ही कैन पेयर अप विद अब्दुल्ला शफीक। तो सोहेब साहब, आप ओवरऑल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप क्या समझते हैं बेहतर क्या रहेगा? अगर हम ओपनिंग बैट्समैन की बात करें, साथ में मिडिल ऑर्डर की बात करें या टेल की तरफ जाएं, आपके ख्याल में कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए? देखिए, अजहर अली का सिर्फ ये मसला है कि जरा सा लैक ऑफ फॉर्म रहा है उनका, बांग्लादेश में भी जरा सा वो उनसे सही से खेला नहीं जा रहा था। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि आप अजहर अली से ओपन कराएं विद अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद, वन ऑफ द 2, और आप मेरे ख्याल में अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन करें साउथ शकील के खिला के या किसी ऑलराउंडर। अब प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज फहीम अशरफ हैज फॉलन आउट, हसन अली हैज फॉलन आउट, तो फिर आपके पास उस कैलिबर का कोई ओपनर रहा नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी देखते हुए प्रोबेबली आप अजहर अली के साथ अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे और शान मसूद को या तो 1 डाउन खिलाएं या शान मसूद से आप ओपन कराएं, अजहर अली को 1 डाउन कराएं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है अपने बल्लेबाजों में, और द फैक्ट इज कि आपके पास कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसको आप समझते हैं कि ही कैन डबल अप एज एन ऑलराउंडर। तो हारिस रऊफ भी आपका बाहर हो गया, हसन अली भी बाहर हो गया,
वहीम अशरफी बाहर हो गया, सो ऑब्वियसली फिर आपके पास स्पिन अटैक ज्यादा पोटेंट था। अच्छा सोएब साहब, उस्मान ख्वाजा इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम यहाँ की कंडीशंस की बात करें तो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं वो, आप क्या समझते हैं? देखिए हर ऑस्ट्रेलियन खतरनाक हो सकता है, और याद रहे उस्मान ख्वाजा ने 141 बना के 2018 में आपका पहला टेस्ट ड्रॉ करवाया था, कोई 5 सेशंस उसने खेले थे। ही इज कंसिडर्ड वीक अगेंस्ट स्पिन, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट ही उसने मैच बचा के दिया था आपको। तो अगेन मैं कहूंगा इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सरफेस, कितनी टर्न ले रही है, किस तरह की गेंदें मिलती हैं। तो सिडनी में भी जरा सी पिच थी, वहां उन्होंने 200 किए थे, ट्विन सेंचुरीज इन द मैच। he's very practiced against पाकिस्तानी बॉलिंग, क्योंकि 2018 के टूर में जैसे मैंने बताया उन्होंने काफी रन बनाए थे, so he can be a very much a threat। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा डोंट एक्सपेक्ट कि वो 100% श्योरिटी है इस टीम में। ऑस्ट्रेलियंस बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, वो ये देखते हैं कि अगर हम कोई ऐसा बल्लेबाज खिलाएं जो कि बॉलिंग भी कर सकता है, वो इमोशनल नहीं है कि होम कमिंग है, पिंडी इज द प्लेस वेयर ही ग्रू अप एंड ऑल दैट, वो सब साइड पे रख देते हैं। वो अपना पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे, ऐसी कोई अटैचमेंट और अगर नहीं उस है। कॉम्बिनेशन में उस्मान ख्वाजा फिट होते हैं तो उनको खिलाएंगे। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं जिस तरीके से एक टीम का, ऑस्ट्रेलियन टीम का पाकिस्तान आना, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी भी है। साथ में हम ये कह भी सकते हैं कि एक बार फिर वापसी है, और वो तमाम टीम जब पाकिस्तान आ रही हैं हमें इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत तफसीलन उन्होंने हमें बताया कि क्या कंडीशंस में और किस तरह से प्लेयर्स जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, और ओपनिंग किसको करनी चाहिए, साथ में मिडिल ऑर्डर कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने देखी क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि सीरीज का आगाज होने वाला है, सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सीरीज, खासतौर पर सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी, तो उसमें अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या सूरत-ए-हाल बनती है, मैचेस किस तरफ जाते हैं, और आपको गाहे बगाहे इंशाल्लाह सबसे पहले पाकिस्तान में अपडेट भी करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर है हमें तो सईद सर ने कह दिया कि होम कमिंग वाला उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कैंगरूज तो बड़े प्रैक्टिकल है, लेकिन हम तो बड़े जज्बाती है, हम तो बड़े खुश है जी, क्रिकेट का दौर आ रहा है नया। लेकिन अब जो दौर आ रहा है, हम एक तरफ बात करें, प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पंजाब में जो है इतने बेहतर तरीके से सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, माँ के लिए, बच्चे के लिए, अवाम के लिए। लेकिन साथ साथ अफसोस इस बात का आता है शाहजेब, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, और जब मैं ये देखती हूँ कि वो लोग जिनके हाथ में कितने लोगों की जानें, जिंदगियां हैं, वो जब हड़ताल पे जाते हैं तो पीछे से कितने लोग सफर करते हैं, कितने लोग जो है वो इलाज से महरूम रह जाते हैं, और कितने लोग बीमारी के हालत में अल्लाह को प्यारे भी। मतलब एक तरफ हम देखते हैं लाहौर के अस्पताल जिनको सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है, वहां पर सहूलियात मयसर हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, खासतौर पर सहूलतें दी जा रही हैं तमाम मरीजों के लिए, तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर लाहौर के शहरियों के। लेकिन दूसरी जानब जब हम कराची का रुख करते हैं तो हमें बहुत परेशानी भी होती है, और हमारे तमाम मरीज जो है वो अजियत का शिकार बनते हैं जब वो अस्पताल जाते हैं, क्योंकि जब सहूलियत का फुकदान होगा, जब वहां पर उनको सहूलियात मयसर नहीं आएंगी तो किस तरीके से उनका इलाज हो सकेगा। हम जिक्र कर रहे हैं कराची का, क्योंकि कराची के सरकारी अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुके हैं, वहां मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का अगर जिक्र करें नॉर्थ नाजाबाद का, तो फंड्स ना मिलने पर वो बंद पड़ा है, इमरजेंसीज वहां पर बंद पड़ी हैं, ताले वहां पर लगे हुए हैं, तो जो मरीज आ रहे हैं वो रुल जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं ऑब्वियसली कि जो मुब्तला होकर मरीज अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को अगर कोई लेकर आता है, वो रक्षों में, मोटरसाइकिलों पे, बसों में, किराए पे गाड़ियां करके किस तरह वो पहुंचता है, और उसके बाद जब ये वाली हालतें, हड़ताल जैसी सूरत हाल आती है, तो फिर क्या हम किस पर वो वाली बात होती है शाहजेब कि ये देखकर इंसान को सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं होता, और फिर हम छोड़ देते हैं, कहते थे बस अब अल्लाह ही मालिक है। और जैसे कि आप जिक्र करेंगे वहां पर अब चेकअप्स भी नहीं हो रहे, क्योंकि अमला ही मौजूद नहीं है, तो जब अमला मौजूद नहीं होगा हड़ताल की वजह से, चेकअप भी नहीं होगा, तो फिर मरीज कितने परेशान होंगे। लेकिन इसी मामले पर बात करने के लिए 92 न्यूज के नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपडेट लेते हैं, उसके बाद इस पर तफसीली बात करेंगे। इब्राहिम बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है वहां की?
जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में, जहां पर गुज़श्ता तकरीबन 5 माह से अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद है और मुलाजिम भी इसी तरह 5 माह की तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर आने वाले नन्हे मरीज़ बच्चों के वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे कैमरामैन तलब अख्तियार दिखा सकते हैं कि यहाँ पर छोटे नन्हे मरीज़ बच्चे और उनके वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं। 104 पे बुखार है, इतनी दूर से आए हम लोग और ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मेरी बच्ची की आँख इतनी दुखनी आई हुई है, परेशानी तो होगी हम लोगों को। अब बताएं हम लोग कहाँ लेके जाएं अपने बच्चों को। ये अस्पताल के मेन गेट से हम अंदर आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट बना हुआ है, जबकि इसके साथ साथ ये फार्मेसी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसके साथ ओपीडी के तमाम शोबाजात बंद हैं, सिर्फ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मरीज़ कोई भी नहीं है, ना ही यहाँ पर TB अमला है यहाँ के देखने के लिए। जबकि आपको एमरजेंसी के मनाज़र दिखा सकते हैं कि एमरजेंसी के जो मेन गेट है उसको देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है और यहाँ पर कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। तकरीबन 5 माह से ज़ायद का अर्सा हो चुका है ये एमरजेंसी को और वार्डों को बंद किए हुए। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक इनको तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी वो एहतजाज अपना जारी रखेंगे। ये PEI NGO और हुकूमत महकमा सिंध के दरमियान मुआहदे के तहत ये अस्पताल चलाया जा रहा था, जिसका तकरीबन 44 करोड़ से ज़ायद का सालाना बजट है और 400 से ज़ायद यहाँ पर मुलाजमीन है। रोज़ाना 2500 से 3000 OPDs में मरीज आते हैं और 220 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल है। लेकिन महकमा सेहत सिंध और PEI NGO के दरमियान जो है वो मुआहदा तय ना पाने की वजह से, अभी तक उनको फंड्स रिलीज़ ना होने की वजह से ये शोबाजात बंद है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर आने वाले नन्हे मरीज बच्चों की ज़िंदगियों को खतरात लाहक हो चुके हैं। जैसे कि आपने मरकज़ी गेट के मनाज़र भी देखे और एमरजेंसी के भी, उसके साथ साथ आपको NICU के मनाज़र भी दिखाते हैं कि जहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर NICU लिखा हुआ है, जहाँ पर प्राइवेट में रोज़ाना की बुनियादों पे 10,000 से लेके 20,000 तक के रोज़ाना के अखराजात होते हैं। लेकिन इतना जदीद NICU जहाँ पर इनक्यूबेटर मौजूद हैं, ये मुकम्मल तौर पर खाली पड़े हैं और मरीज़ बच्चों को रोज़ाना की बुनियादों पर निजी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं, करोड़ों का बजट रखने के बावजूद भी इस अस्पताल को जो है वो लावारिस छोड़ा जा रहा है। ये बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहाँ पर आप देख सकते हैं जदीद सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बच्चों को ना तो दाखिल किया जाता है, ना ही कोई बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं। जबकि साथ साथ अगर वार्डों की बात कीजिए तो वार्ड भी मुकम्मल तौर पर खाली पड़े हैं, 220 बिस्तरों पर ये मुश्तमिल है। ऐसी फैसिलिटी अगर प्राइवेट में देखी जाए तो रोज़ाना की बुनियादों पर 5,000 से लेके 15,000 रुपये तक एक दिन का जो है वो बच्चों के ऊपर अखराजात आते हैं। तो महकमा सेहत सिंध को और अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि बैठ के इस पर मामला तय करें ताकि यहाँ पर आने वाले मरीज़ बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। शाहज़ेब, ये तो हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ने हमें अपडेट दी, लेकिन जो एहतजाज कर रहे हैं वो वहां पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको दिखाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है, सिंध गवर्नमेंट NGOs के ऊपर डाल देती है कि NGOs ने कोई मसला ख़राब किया हुआ, और NGOs से पूछा जाता है तो कहती है सिंध गवर्नमेंट हमारे फंड रोके हुए। ये पिछले 8 माह से ही सिलसिला चलते हुआ आ रहा है। मुलाजमीन इस टाइम बहुत बुरी हालत में फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ना हो जाए कि वो खुदसूजी कर ले। खुदसूजी करने के बाद क्या सिंध गवर्नमेंट को और NGO को अकल आएगी? क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? मतलब 8 महीने हो गए, अभी तक के कुछ नहीं पता चल रहा तनख्वाह का, कब मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी। यहाँ सिर्फ आओ और जाओ, दूसरा मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। यहाँ अगर कोई सिक बच्चा आ जाए, पेशेंट आ जाए तो उसको हम लोग ये डॉक्टर कैसे डील करेंगे? बड़ा अहम मसला बन चुका है इस वक्त। मरीज एक तरफ रुल रहे हैं, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अमला एहतजाज कर रहा है, उनके कुछ अपने मुतालबात हैं। लेकिन इस मामले को समझने के लिए हमने राब्ता किया है। हमारे साथ मौजूद है CEO सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं कि एक हड़ताल हो रही है और उस हड़ताल की वजह से जो मरीज हैं वो रुल रहे हैं। नुकसान तो ज्यादातर मरीजों का ही हो रहा है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कहते हैं कि नुकसान तो जाहिर है मरीजों का ही हो रहा है, और हड़ताल का रास्ता जो हमारा स्टाफ है वो इसको अडॉप्ट करता है। उसकी वजह यह है कि उनकी सैलरीज तकरीबन 3 से 4 माह से 5 माह से रुकी हुई हैं, और महंगाई के आलम में जब उनको सैलरीज नहीं मिलती तो वो जाहिर की बात स्ट्राइक की तरफ जाते हैं। जबकि हम उनको ये श्योर कराते हैं कि जैसे ही हमें फंड गवर्नमेंट रिलीज करेगी आपको सैलरीज मिल जाएंगी, और उनको जितनी भी सैलरीज हैं जो रुकी होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, उनको तमाम सैलरीज मिल गई, और अभी भी हमारी समरी जो है वो CM साहब के पास जा रही। जैसे ही वो अप्रूव होके आ जाती है, पैसे रिलीज हो जाते हैं और उनको तमाम जो भी उनके वाजिबात उनको अदा कर दिए जाएंगे। तो स्टाफ को हमने समझाया और ये श्योर भी कराया कि आप अपना काम करते रहें। आप जो
तमाम सर्विस मिल जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिस्टम ऐसा है हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नोट का, क्योंकि ये नए सिस्टम मुतारिफ हुए हैं तो इसमें कुछ न कुछ कोताहियाँ, कुछ कमजोरियाँ रह जाती हैं और उन कानूनी सकम को पूरा करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, जिसकी वजह से ये फंड्स लेट हो गए हैं और ये स्टाफ ने भी सफर किया और मरीजों ने भी सफर किया। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं मानती हूँ, हम लोग दोनों इस बात से कोई इनकार नहीं है कि मैनेजमेंट की गफलत है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन उनका क्या कसूर है? वो जो बच्चे आते हैं बीमार इलाज के लिए या उनके घर वाले उनको लेकर आते हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है डॉक्टर साहब? देखिए, पहली बात है कि बिल्कुल वालिदैन का तो कोई कसूर नहीं है, बाकी वो बहुत तकलीफ में है। वो बच्चे जो बीमार हैं हॉस्पिटल इलाज के लिए आते हैं, उनको वक्त पे इलाज नहीं मिल पाता है, इमरजेंसी नहीं मिल पाती, जिनकी उनकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। वो वाकई इसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत तकलीफ में, बच्चे भी और वालिदैन भी। और जहाँ तक इंतजामी गफलत की बात करें, मैंने भी आपसे अर्ज किया, क्योंकि पीपी नोट के तहत ये हॉस्पिटल चल रहा है और इसमें कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स हैं, जिसको जब ये 2016 में बनाए गए थे तो उसके बाद इसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस करना चाहिए, जो 2018 में किए, फिर इस साल उन्होंने फिर चेंजेस करना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है और जो हॉस्पिटल चला रही एनजीओ वो मैनेजर्स हैं, तो मैनेजर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ये डॉक्यूमेंटेशन में, तो फिर ये कंसेशन एग्रीमेंट फाइनलाइज होता है। और इस एग्रीमेंट की चीजें हैं जो कानूनी चीजें हैं, जिसकी वजह से कुछ देर हुई है और देर होने की वजह से फंड रिलीज नहीं हुए। जैसे ही फंड रिलीज होंगे ये तमाम लोगों को तनख्वाहें भी मिल जाएंगी और हॉस्पिटल भी फौरन फंक्शनलाइज हो जाएगा। गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश है और जो मैनेजर्स हैं उनकी भी पूरी कोशिश है इसको जल्द से जल्द कर लिया जाए। ये कानूनी मामलात हैं, इसको सेटल करने में जरूर देर हो रही है जो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बहरहाल देर हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर ये बताएगा, ये जो मुलाजमीन हैं इनको कितने अरसे तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं, कितने अरसे तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और साथ में इस मामले को अब हल करने के लिए क्या कोई पेशरफ्त हुई है, कोई मामला आगे बढ़ा है? जी हाँ, मुलाजमीन को तकरीबन 3 से 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली और मामले में काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा 2 हफ्तों में फंड्स आ जाएंगे और जैसे ही फंड्स हॉस्पिटल में पहुंचेंगे फौरी तौर पे मुलाजमीन को तनख्वाहें डिस्पर्स कर दी जाएंगी और बहुत तेजी के साथ इसमें काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हमें बड़ी कभी उम्मीद है कि इसमें हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ है, मिनिस्टर है, सीएम है, सब पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द मामला को सेटल करके कानून के दायरे में रहते हुए तमाम कागजी मामला बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ठीक है। सीईओ सिंध गवर्नमेंट जनरल अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें आगाह कर रहे थे जो सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि ये मामला बहुत जल्द हल होना बहुत जरूरी है ताकि जो वालिदैन अपने बच्चों को लेकर इस अस्पताल में जा रहे हैं उनका इलाज हो सके। जब हमला नहीं होगा, इमरजेंसी बंद होंगी, ताले लगे होंगे, तो परेशानी तो अल्टीमेटली जो आएगी वो मरीजों के ऊपर आएगी। तो इस मामले को हल करना बहुत जरूरी है और पेशरफ्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कुछ और मौज़ूआत शामिल करते हैं। सुबह पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, और वाकई में हर सेंस जो है जिसमें चाहे देखना हो, बोलना हो, सूंघना हो, सुनना हो, ये तमाम जितने भी अल्लाह पाक ने हमें अता किए हैं सेंसेस, इसमें वाकई में एक भी जरा सी भी कमी हो जाए तो हमें लगता है कि वाकई जिंदगी रुके, जो कट आ जाता है तो हमारी जिंदगी कितनी जो है ना ब्लॉक हो जाती है। बट देन अगेन इसके बारे में अगर पता हो, जैसे कि आज पूरी दुनिया में क़ुव्वत समात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है ताकि अवेयरनेस उजागर की जाए, ताकि लोगों को पता चल सके किस तरह आपकी जो हियरिंग, आपकी एबिलिटी है वो डिसेबिलिटी में किस तरीके से तब्दील होती है। शऊर उजागर करना बहुत जरूरी है क़ुव्वत समात के लिए, और खास तौर पर जब हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अक्सर पिन्स का और जो तीलियां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके कान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है, ये कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी जो क़ुव्वत समात है उसमें इतनी जो है वो खराबी आ सकती है, इसकी वजह से आपको बड़े सीरियस जो मामला
मुश्किलात हैं उसका सामना करना आपका पड़ सकता है। फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना, अक्सर लोगों को चार्ज लगा के फोन पे बात करने की आदत होती है। अक्सर लोग बगैर चार्ज करे भी उनका फोन जो है वो गर्म हो जाता है, उनको अंदाजा भी नहीं होता कि वो उनके कान के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो उसके बाद शोर से बचना भी बहुत जरूरी है। जो आपकी नॉइज पॉल्यूशन है वो भी आपके कान के पर्दे को या कान को ओवरऑल नुकसान पहुंचाती है। लेकिन क्योंकि हम इस पे एक अवेयरनेस सेगमेंट कर रहे हैं तो इस पे बारे में जानना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है हम सब में। इसीलिए हमारे अमराज नाक कानो गला डॉक्टर मुगीरा सिद्दीकी साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं, इवन हम खुद भी कॉटन बड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये परवाह किए बगैर कि कॉटन बड जो है वो पर्दे पे टच हो रहा है या उसको डैमेज कर सकता है। आप बताइएगा कि पिंस का इस्तेमाल करना, ये कॉटन बड का इस्तेमाल करना, तीलियों का इस्तेमाल करना एक कान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया। और देखिए इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमें अपने कानों की हिफाजत उतनी ही करनी है जिस तरह हम आँखों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में जहाँ जहाँ जिक्र किया है बीनाई का तो पहले समात का जिक्र किया है। तो ये मजहबी तौर पे भी एक तरह से हमारे लिए ज़रूरी है कि समात को उतनी अहमियत दें जितनी कि आँखों को अहमियत देते हैं। तो आपने सवाल ये किया है कि कानों को जब लोग साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो बुनियादी बात ये है कि कान को सफाई की एज सच ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम कान में है कि जो मैल होता है वो ख़ुद ब खुद कान के बाहर वाले हिस्से की तरफ आता है और जब वो नज़र आने लगे तो इसमें मुज़ायक़ा नहीं कि आप उसको जेंटली बाहर निकाल दें, लेकिन अगर आप उसे ना निकालें तो वो खुद से अब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो सब लोगों को कान साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। कान की जो बाहर की जिल्द है, कान की नाली की जो जिल्द है उसकी मोटाई बहुत कम है, यानी कि 0.4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का भी 40वां हिस्सा वो उसकी मोटाई है। उसके नीचे हड्डी है। तो आप जो कॉटन बड जिसे आप समझते हैं कि बहुत आराम से बहुत जेंटली वो मैल को बाहर निकाल लेगा, होता यह है कि उससे खराश पड़ जाती है कान में और नीचे कान की हड्डी है वो खराश वहाँ तक पहुँच जाती है। तो लिहाजा आपको ना मालूम होते हुए आप कान के अंदर इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा दर्द का सबब बनता है। तो मेरा जो पैगाम है वो ये कि प्लीज़ कान को ना छेड़ें, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। पिन का इस्तेमाल तो कतई गैर ज़रूरी और मुनासिब नहीं है, लेकिन कॉटन बड से भी एहतियात कीजिए। और अगर किसी के कान में मैल वाकई ज़्यादा जमा होता है तो फिर आप अस्पताल तशरीफ़ ले आए, हमारे पास सर्विसेज हैं, उसे अपनी माइक्रोस्कोप की विजन के अंदर आराम से कान की सफाई कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आप बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं इस हवाले से। इस तरह आप कह रहे हैं कि ना इस्तेमाल करें और इज्तनाब बरतें। क़ुव्वत समात कमज़ोर होने की और क्या क्या रीज़न हो सकता है? कहते हैं कि फ्लू भी जिनको होता है उनके भी कान अक्सर बंद रहते हैं, उनको बड़ी उलझन होती है, वो इसलिए बार बार जो है वो एयरबड्स कहते हैं। सर मेरे साथ भी होता है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन हर इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। तो ज़रा इस पर भी ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा जी। कान की जब आप मैल सफाई करने के लिए आप उसे बाहर निकालते हैं तो दरअसल जब मैल कॉटन बड से और अंदर की तरफ चला जाता है और कान का पर्दा पूरी तरह ढक जाता है और ढक जाने की वजह से आपको आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है और कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो कान का जो मैल है वो इस कदर सख्त हो जाता है कि वो बिल्कुल उसको साफ़ करना मुमकिन नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में हम उन्हें ऐसे कतरे देते हैं जिससे पहले वो नरम हो जाए, फिर उसकी सफाई करते हैं। तो इस तरीके से समाज जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे ख़राब हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि कान को साफ करना भी इतना जरूरी नहीं है, जो वैक्स है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व भी हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके कान के अंदर, तो आपको कॉटन बड का इस्तेमाल करना जरूरी है ही नहीं। आप बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? हमारे पास बेशुमार मरीज़ ऐसे हैं जिनको मैं ये बताता हूँ कि उस मर्ज़ का इलाज जिसके लिए आप मेरे पास आए हैं, कान में शदीद दर्द और कान के अंदर से मवाद, ये आप इसका इलाज मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। इसलिए कि होता ये कि वो मरीज़ बार बार अपने कान को साफ़ करते हैं और कान में खराश डाल देते हैं और खराश डालने की वजह से उन्हें शदीद कर्ब और कैफियत का सामना होता है और शदीद दर्द में होता है। अच्छा, इस शदीद दर्द हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मामला हैं, बहुत सारे ऐसे अवामिल इसकी वजह से आपके कान जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि फ़ोन का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं और फ़ोन के इस्तेमाल के साथ साथ ब्लूटूथ डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जो वायरलेस आजकल एयरफोन्स आ गए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो कह लें कि ऐसी वेव्स होती हैं, रेजेस होती हैं, ये कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं किसी के कान को? देखिए, ये टेक्नोलॉजी का दौर है
तो लिहाजा यकसर टेक्नोलॉजी को हम फरामोश नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ का, चाहे वो टीवी हो, वो आँखों के लिए नुकसानदेह नहीं अगर उसका इस्तेमाल मुनासिब हो। इसी तरीके से अगर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स इतनी आवाज़ में सुनते हैं जिसकी वजह से आपकी सुनाई मुतासिर नहीं होती है, तो उसका इस्तेमाल ठीक है। इसी तरीके से जो ईयरफोन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी जो एजेस हैं वो इस तरह के नहीं, किनारे उसके कि वो आपकी कान को नुकसान पहुंचाएं, तो फिर उसके इस्तेमाल में मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन उसके इस्तेमाल में जो आवाज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसका तो कंट्रोल आपके पास है ना। तो अगर आप बहुत ऊंची आवाज़ में सुनेंगे तो 70 डेसिबल्स के ऊपर जो भी आवाज़ें होंगी वो आपकी समात को मुतासर करेंगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आज के आलमी दिन मनाया जा रहा है इयरिंग के हवाले से, तो एक बड़ा सवाल मेरे जहन में आया अभी आपकी बात सुनते हुए कि जो आपने कहा कि इसको प्रोसेस क्या होता है, इसको छेड़ना खुद मुनासिब नहीं है। जब आप एयरबड यूज करते हैं तो वो आप बेसिकली एयर ड्रम की तरफ उसको पुश कर देते हैं। बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ जब सुना है कि भाई हाँ कान की सफाई करने के लिए डॉक्टर के पास जाने की बात आती है तो खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। ये खौफ होने की क्या वजह डॉक्टर साहब, और अगर खौफ इसकी कोई बेबुनियाद है तो जरा उसकी भी जरा रहनुमाई फरमाइएगा जी। देखिए एक बुनियादी बात यह है कि कान की सफाई पहले वक्तों में, आज से 10 साल पहले, कान में पानी की पिचकारियाँ मार के किया जाता था, जिससे कान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता था। आज भी बहुत से क्लिनिक्स में कान की सफाई करने के लिए लोगों के पास मुनासिब औजार नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको कम से कम ज़रूरत है तो एक अदद माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, और सक्शन माइक्रो सक्शन जो निज़ाम होता है जिसमें एक छोटी सी ट्यूब के ज़रिए माइक्रोस्कोप में देखते हुए ताकि कान के पर्दे को नुकसान ना पहुँचे, उस वक्त उस तरीके से अगर आप कायदे से कान से वैक्स निकालेंगे तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर है जो डर होता है वो किसी पुरानी एक्सपीरियंस की वजह से होता है, या किसी को अगर ये पहले प्रोसीजर हुआ पेनफुल हो तो वो जाहिर है डर जाएगा। तो अगर सही जगह आप जाएंगे, सही क्लिनिक्स का इंतखाब करेंगे, तो मैं समझता हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा मरीज़ खुश होते हैं वो होते हैं जो वैक्स ना सुनते हुए आए थे और बहुत अच्छा सुनते हुए जाते हैं, तो बहुत अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। सही बात है, सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। हमारे अमराज नाक कान और गला डॉक्टर मुगीरा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से हमें बताया कि कान के लिए क्या चीज़ें कितने नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी था और हमें जानना चाहिए भी है, ताकि हम अपने कानों को, ये हमारी जो 5 सेंसेस हैं खासतौर पर, इनको हम महफूज रख सकें। हम इस पर भी जिक्र करना चाहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुना जाता है या बहुत ज़्यादा लाउड जो नॉइज़ होती है वो भी आपके कान को नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने शो में ज्वाइन किया और सर हमारी रहनुमाई भी फरमाई, साथ में जो अवेयरनेस है ये भी फैलाना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अब हमने बहुत सारे जो इश्यूज हैं उस पर तो बात हो चुकी है, लेकिन अब हम आपको कुछ दिखाना भी चाहते हैं, किसी से मुलाकात भी करवाना चाहते हैं। खासतौर पर जब हम बात करते हैं कुरान पाक की, तो कुरान पाक की इस किताब की जो हिदायत से इस्तेफादा इंसान तभी कर सकता है जब वो इसे पढ़ेगा, इससे जो रहनुमाई है वो हासिल कर सकेगा, इसको पढ़ने के बाद इससे फायदा उठाएगा, इसका मुताला करेगा, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेगा, इसकी तफसीर पढ़ेगा, और यही वो सारी चीजें हैं जो हकीकत है जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका मुताला करना बहुत जरूरी है। बचपन से जब से कुरान की तालीम हमें दी गई, हमें बताया गया, हमारी उस्तानी जी हमें आके पढ़ाती थी, तो एक चीज जरूर हमारी अम्मा ने उस पर जोर देते थे शाहजेब, वो ये था कि आप तर्जुमे पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए, देखिए कि क्या अल्लाह पाक जो तलावत कर रही है वो क्या है, अल्लाह पाक क्या आपसे बात कर रहा है, अल्लाह पाक आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। और वो चीज जब आपको इश्क हो जाता है ना, तो आप कहते हैं अल्लाह मैं और जानूं, मुझे और रहनुमाई हो, और आप कहते हैं वो लाइफ स्टाइल है कुरान पाक पूरा। और आप जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में उसकी एक ख्वाहिश, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क जो है वो उजागर होता है, वो तो रश्क आता है देख करके। अल्लाह ताला हर बच्चे को, हर घर में ऐसे बच्चे हो जहां पे तिलावत कुरान पाक हो, और इसके साथ साथ जब तिलावत और किरत भी ऐसी हो कि सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आप जज्बाती हो जाएं, एक सहर तारी कर दें वो आपके ऊपर, तो उसकी भी क्या ही बात है। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक तालिब इल्म से, एक नन्हे से छोटे से तालिब इल्म हैं, 16 मुख्तलिफ लहजों में
किरत करते हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और कुरान पाक की वो तिलावत करते हैं। वो तिलावत हम सब सुनना भी चाहते हैं और साथ में आपको सुनाना भी चाहते हैं, तो आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजम तारिक, जो कि हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं, साथ में हुज़ैफा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हुज़ैफा भाई बताइएगा, अगर हम खासतौर पर बैतुस्सलाम की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से तालीम दी जा रही है बच्चों को और ये किरत सिखाई जा रही है? जी शाज़िब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर इस मौका दिया। जी, जामिया बैतुस्सलाम एक कराची में हमारा कैंपस है और दूसरा कैंपस पंजाब और केपीके के लिए तलगंग में वाक़ है। तो जो कराची वाला है सिंध और बलूचिस्तान के लिए, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह होता ही है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो पहले उसको हिफ्ज़ कराया जाता है, और सिर्फ हिफ्ज़ ही नहीं, हिफ्ज़ के साथ उसे बहुत सारे मुख्तलिफ लहजों में कुरान पढ़ना भी सिखाया जाता है, ताकि जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाए, उसको कहीं मौका मिले तो उसको खिदमत करने का जब उसे मौका मिल रहा हो कुरान की, तो साथ जिनको वो सुना रहा हो अपना कुरान इमामत की सूरत में या किसी भी सूरत में, तो वो सबको अपनी क़िराअत से जो है वो सबको मुतासिर ज़रूर करे। मुख्तलिफ लहजों में हमारे साथ ही हमारे एक स्टूडेंट आज़म भी आए हुए हैं, 16 लहजों में वो कुरान पढ़ने की सलाहियत भी रखते हैं। साथ साथ हम इनकी स्कूलिंग भी करते हैं ताकि हिफ्ज़ करने के बाद, मुकम्मल कर जाने के बाद ये ओ लेवल्स भी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट के तहत इदारा है जहाँ पर हम ओ लेवल्स भी ए लेवल्स भी इन्हीं बच्चों को करा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क़िराअत सुनना चाहेंगे और मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे, और साथ साथ मैंने सुना है वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जो है वो कारी साहब, जो उनकी भी आवाज़, उनकी भी लहजे में माशाल्लाह बरखुरदार करते हैं। जी, आज़म जो है पहले जिनकी आवाज़ में तिलावत कर रहे होंगे, पहले उनका नाम लेंगे, फिर उसके बाद उसकी तिलावत शुरू करेंगे। बिल्कुल आज़म। शेख मोहम्मद ज़करिया मकाम बयात। माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या क़ौमि अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्ला अल-इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। दूसरे लहजे में आप पढ़िएगा। शेख अब्दुल वली अल अरकानी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह व ला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वत्तबि' मा यूहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। माशाल्लाह, एक तो आवाज कितनी खूबसूरत है और साथ में मुख्तलिफ लहजों में ऐसे पढ़ना। और कौन सा लहजा आप हमें सुनाने जा रहे हैं आज़म? शेख मशारी बिन राशिद अल अफ़ासी। हमारे पसंदीदा मोस्ट फेवरेट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू
وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون। जी अगले लेजे में, चौथे लेजे में अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ ज़फ़र भाई के साथ में हम ये भी देखते हैं कि क्या वहाँ पर ये मुख्तलिफ लहजे सिखाए जाते हैं बाकायदा तौर पर, या ये इनका अपना शौक है? आजम की अगर हम बात करें, आजम तारिका के, उन्होंने खुद से ये तमाम लहजे जो है वो अडॉप्ट किए या सीखे हैं? देखिए, हमारे पास ये नन्हे बच्चे हमारे पास आते हैं तो इनके अंदर हम शौक पैदा करते हैं, इनके आपस के कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए, आपस के मुकाबलों के ज़रिए, फिर इनके लिए डिफरेंट प्राइजेस रखे जाते हैं। इवन ये हमारे पाकिस्तान के लेवल पर ऑल पाकिस्तान मुसाबका था बैन अल हुफ़ाज़ इस्लामाबाद में, फिर उसको मुनक़िद हुआ था। वहाँ इन्होंने इन्हीं की टीम में से हमारे नौनिहालों ने 3-3 लाख 5-5 लाख तक के प्राइजेस भी इन्होंने हासिल किए। तो जब इनको ये चीज़ दिखती है आगे मौका, तो बहुत मोटिवेशन इनको मिलती है। ये खुद से भी सीख रहे होते हैं, खुद से भी सीख रहे होते हैं, फिर हम उनको सहूलियात ऐसी फराहम कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर रहे होते हैं कि वो उनको सीखने में उनके लिए बहुत मददगार साबित होती है। जी जी। अच्छा आजम, अब आप कौन सा लहजा हमें सुना रहे हैं? कारी बासित सुनाएंगे? कारी बासित, सूरह रहमान का, अगर सूरह रहमान आप सुनाएं। कारी बासित साहब की लहजा। जीते रहो। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वضعहा लिल अनाम। माशाअल्लाह। शेख माहिर अल-मुइक़ली की आवाज़ में भी आप सुनाइएगा प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराब मुनाफ़िक़ून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफ़ाक़ ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन थुम्म युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम वआख़रून अअतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम खलक़ू अमलन सालिहन वआख़र सय्यिअन असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज है और इतनी प्यारी किरत, और वो भी मुख्तलिफ लहजों में। ये वाकई खासतौर पर अगर हम आजम की बात करें तो ये आजम का टैलेंट भी है। उन तमाम बच्चों के मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद होगी बच्चों की जिनको ये सिखाया जाता है। जी, तकरीबन सैकड़ों में की तादाद में है, 250 के लगभग, जिनको हम मुख्तलिफ लहजात सिखा रहे होते हैं। मोस्टली 5 से 6 तो हर बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा होता है वो ऑलमोस्ट 15+ लहजों में वो कुरान पढ़ने तक पहुँच जाता है। हमारे पास इन जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 15, 16, 17 लहजों में कुरान पढ़ रहे होते हैं। फिर और भी मजीद इनकी साथ स्कूलिंग भी साथ चल रही होती है ताकि जब इनका तकमील हो इसकी तो साथ वो आगे O लेवल्स के लिए वहाँ पर क्वालिफाई कर जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने दीनी तालीम और A लेवल्स और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। हमारे ही इदारे में जिस तरह आप बता रहे हो, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनके अंदर शौक पैदा किया जाता है, वो मोहब्बत उनके अंदर जो है जो होती है ना, वो मेरे ख्याल में पॉलिश करता है ये इदारा। माशाल्लाह बड़ा काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह मुकाबला आप कह रहे हो कि इस्लामाबाद में भी हुआ, कभी इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई मुकाबला का प्लान है या हुआ है या गए हैं? उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं? जी, हम इनको तैयार कर रहे हैं। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में एक मुकाबला मुनक़िद होता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो होपफुली हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। फिर तो जरूर आना ज़ैफ़ा, जरूर इन सबको जो भी इंशाल्लाह जाएंगे और जीत कर आएंगे पाकिस्तान का और दीन का, अपने अम्मा अब्बा की दुआओं का जो है ना जरूर हमें जो है। और आजम, आखिर में कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं? किरत, हमने आपकी सुनी, आपकी खूबसूरत कैसा लगा हमसे मिलके? आपको हमसे मिलके कैसा लगा, या आप कुछ कहना चाहते हो खास तौर पर आज? अच्छा लगा हमसे मिलके? अच्छा लगा। जीते रहो, ऐसे ही क़िरत करते रहो और दुनिया में अपने इस कलाम, हमारे कलाम कुरान पाक के जरिए से वो नूर
फैलाते रहो और बच्चों में शौक पैदा होगा तुम्हें देखकर। तो सलामत रहो। बाकी बच्चों के लिए भी कि आप इंस्पिरेशन बनेंगे। आजम तारिक, थैंक यू सो मच। और जैफर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लाए और खासतौर पर इतनी खूबसूरत हमने आवाज में तिलावत कुरान पाक सुनी। तो प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ अब चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। और इतनी खूबसूरत तिलावत सुनने के बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह पाक इस महफिल को, इस अपने जिक्र को, अपनी हम्दुस्सना को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। और इस बच्चे के वसीले से हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सब के लिए आने वाले दिनों में आसानियां पैदा हो, हमारे रिस्क में हलाल में आसानी और बरकत पैदा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इनके और आप सबके शुक्रिया के साथ। अल्लाह हाफिज।